हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी का आधिपत्य। ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पर आधिपत्य। आज हम ब्रिटिश कंपनी ने किस प्रकार बंगाल पर अधिकार किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, कल की वीडियो में हमने जो यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। दो कंपनी रह गई थी जिनके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया है। तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पर आधिपत्य। ब्रिटिश कंपनी ने भारत में व्यापार करने के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और सर्वप्रथम बंगाल पर अधिकार करने की कोशिश की थी। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था और इसी कारण से ब्रिटिश कंपनी बंगाल पर अधिकार करना चाहती थी। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के शर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। देखिए 1740 ईस्वी में, कितने में 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर, गिरिया का युद्ध हुआ था कब? 1740 ईस्वी में। और इस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के शर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। या देखिए, इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। किसने? अलीवर्दी खां ने। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ था। देखिए, बंगाल का जो अगला शासक हुआ, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला, जो कि अलीवर्दी खां का दामाद था। देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में आने वाले पोर्ट विलियम कॉलेज पर अधिकार कर लिया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों को ऐसा करने के लिए मना किया, किंतु अंग्रेजों ने फिर भी पोर्ट विलियम कॉलेज पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसके कारण एक दिन 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी हुई, या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी। काल कोठरी त्रासदी। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी कब? 20 जून 1756 में। अब देखिए, इस ट्रेजेडी में हुआ क्या था? इस घटना के जो रचयिता थे कौन? जेड हॉलवेल। उनके अनुसार कहा गया है कि नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को एक छोटी सी काल कोठरी में डाल दिया था, जिससे अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए थे। अगले दिन सुबह 146 अंग्रेजों में से केवल 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए थे। और ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि जो पोर्ट विलियम कॉलेज थी उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला,
उन्होंने ऐसा करने से अंग्रेजों को मना किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने पोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया था और इस कारण से 20 जून की रात में 20 जून 1756 में एक ट्रेजेडी हुई जिसे काल कोठरी त्रासदी या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। और इस ट्रेजेडी में 20 जून की रात में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर एक काल कोठरी में डाल दिया था और अगली सुबह उनको देखा तो 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो इसे कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी में। और यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ था। देखिए, प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। किसके बीच में हुआ था ये युद्ध? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और अंग्रेजों का नेतृत्व उस समय कौन कर रहा था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। सिराजुद्दौला ने, देखिए, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर मदान और मोहनलाल बहादुरी पूर्वक लड़ी थी, लेकिन गद्दार मीर जाफर के कारण सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हो गई थी और अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय हो गई थी, है ना। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ और प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यह युद्ध बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर मदान और मोहनलाल बहादुरी पूर्वक लड़े थे, लेकिन जो मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी और वह अंग्रेजों से मिल गया था और इस कारण से सिराजुद्दौला की हार हुई थी और इसे प्लासी का युद्ध कहा गया। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बना दिया था? मीर जाफर को। तो अगला नवाब कौन हुआ बंगाल का? मीर जाफर। मीर जाफर ने 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक शासन किया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने एक गुप्त संधि कर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि जो मीर जाफर था उसने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था और इसी के कारण सिराजुद्दौला इस युद्ध में, प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इस संधि के अनुसार मीर जाफर बंगाल का नवाब बना दिया गया, जिसके बदले मीर जाफर ने अंग्रेजों को 2.25 करोड़ रुपए दिए थे। देखिए, मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक संधि कर ली थी और जिस संधि के तहत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और इसी संधि के तहत मीर जाफर ने अंग्रेजों को 2.25 करोड़ रुपए दिए थे। विशाल धनराशि अंग्रेजों को प्रदान की थी। इसके साथ ही कंपनी को 24 परगने की जमादारी के साथ संपूर्ण बंगाल में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार भी दिया था। किसने? मीर जाफर ने अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार करने का अधिकार भी दिया था। अब कंपनी बंगाल में अपनी मुद्रा चलाने के लिए भी स्वतंत्र थी। देखिए, जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो उसके बाद अंग्रेज पूरी तरह से स्वतंत्र ही हो गए थे, क्योंकि देखिए उनको व्यापार करने के अधिकार भी प्राप्त हो गए थे और उनको अपनी मुद्रा चलाने का भी अधिकार मिल गया था।
बंगाल में अपनी मुद्रा चलाने के लिए भी यह स्वतंत्र हो गए थे। इस युद्ध का फायदा किसे हुआ? रॉबर्ट क्लाइव को। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसका फायदा रॉबर्ट क्लाइव को हुआ और उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। मीर जाफर एक अयोग्य शासक था जिसे भांपते अंग्रेजों को देर नहीं लगी और अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सरसूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनाया गया। तो गिरिया के युद्ध के बाद कौन बन गया था बंगाल का नवाब? अलीवर्दी खां। इसने देखिए फिर इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो कि इसका उत्तराधिकारी हुआ और इसका दामाद भी हुआ। देखिए जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बन गया तो तब अंग्रेजों ने जो बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज है उस पर अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को ऐसा करने से मना किया, लेकिन अंग्रेज फिर भी ना माने। उन्होंने फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंदी बना लिया। कितने अंग्रेजों को? 146 अंग्रेजों को उन्होंने बंदी बनाया और उनमें से 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया। देखिए 20 जून 1756 में जो कालकोठरी त्रासदी हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, ये वही ट्रेजेडी है कि सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए थे, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध हुआ और यह कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में। यह किसके बीच में हुआ? बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ। देखिए प्लासी भागीरथ नदी के किनारे स्थित है। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों के बीच में हुआ। देखिए जो सिराजुद्दौला का सेनापति था कौन? मीर जाफर। उसने गद्दारी कर दी थी, है ना, और उसी के कारण उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और इसी के कारण जो सिराजुद्दौला था वह इस युद्ध में हार गया था और जो मीर जाफर था उसने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर संधि की, जिस संधि के तहत इसे मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर जाफर ने अंग्रेजों को 2.25 करोड़ रुपए दिए थे। एक विशाल रकम अंग्रेजों को दी थी, है ना। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 ईस्वी में और इसने 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक शासन किया। देखिए अब मीर जाफर के बाद अगला शासक कौन बना? उसका दामाद मीर कासिम। और मीर जाफर को एक अयोग्य शासक था और अंग्रेजों को यह भांपते देर नहीं लगी और उन्होंने इसको गद्दी से हटा दिया और इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो देखिए बंगाल का अगला नवाब कौन हुआ? बंगाल का अगला नवाब हुआ मीर कासिम और मीर कासिम ने 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक शासन किया। 63 ईस्वी तक शासन किया। 1760 ईस्वी तक किसने शासन किया? मीर जाफर ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण किया। इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरण किया? मुंगेर। मुंगेर स्थानांतरण कर दिया। मुंगेर स्थानांतरण क्यों किया इसने राजधानी को अपनी? क्योंकि यह अंग्रेजों की कठपुतली बनना नहीं चाहता था और इसी कारण से इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी थी। अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ था। देखिए जो बंगाल की राजधानी थी इसका हम जानते हैं हम कि इसको कितने बार परिवर्तन किया गया था, है ना। सॉरी, इसको कितने बार स्थानांतरित किया गया था?
तो देखिए पहले बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका, है ना। इसके बाद राजधानी को स्थानांतरित किया, कहां ले गया? मुर्शिदाबाद। कौन ले गया था मुर्शिदाबाद? देखिए कौन ले गया था मुर्शिदाबाद? मुर्शिद कुली, जो बंगाल का स्वतंत्र शासक था। यह अपनी देखिए बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। तो मुर्शिद कुली ने इसका स्थानांतरण किया, कहां किया? मुर्शिदाबाद। फिर मुर्शिदाबाद के बाद स्थानांतरण हुआ मुंगेर, और यह स्थानांतरण किसने किया था? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने, क्योंकि यह अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहना नहीं चाहता था और इसी ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। और इसने मुंगेर जाकर अंग्रेजों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर ली थी, है ना। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध देखिए, ये युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? तो बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के नवाब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ। 3 भारतीय राजाओं ने मिलकर एक विशाल सेना का गठन किया और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए इन पर आक्रमण किया। तो जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ, है ना। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखिए अब इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो हेक्टर। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 में। यह किन किन के बीच में हुआ? किसके बीच में हुआ था? तो जो भारतीय राजा थे, कौन कौन? बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, है ना। ये 3 भारतीय राजा थे। इन्होंने मिलकर अंग्रेजों से ये युद्ध लड़ा था बक्सर का। और अंग्रेजों के नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में? हेक्टर मुनरो के द्वारा अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और भारतीय इतिहास का यह एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में देखिए भारतीय इतिहास का यह एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध से यह निश्चित हो गया था कि अब भारत में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है या फिर ऐसा कोई भी शासक नहीं है जो अंग्रेजों को पराजित कर सके। इस युद्ध से यह निश्चित हो गया था कि अब भारत पर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, ना कोई शासक है जो अंग्रेजों से लड़ सके, अंग्रेजों को हरा सके। और उनका भारत पर देखिए, और इसके बाद अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र अधिकार हो गया था। तो देखिए अगला शासक मीर जाफर के बाद कौन हुआ? मीर कासिम हुआ, जो कि 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को स्थानांतरण किया, कहाँ? मुंगेर, क्योंकि यह अंग्रेजों की कठपुतली बनना नहीं चाहता था। और मुंगेर जाकर इसने अंग्रेजों से लड़ने की योजना बनाई, अंग्रेज से युद्ध करने की योजना बनाई। देखिए इसके बाद राजधानी का स्थानांतरण किसने किया? तो देखिए ढाका, पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, तो मुर्शिद कुली ने इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया था? मुर्शिदाबाद।
मुर्शीद कुली बंगाल का स्वतंत्र शासक था। और मुर्शिदाबाद से मीर कासिम ने मुंगेर कर लिया था इसके स्थानांतरण। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। यह युद्ध किसके बीच में हुआ? तो यह युद्ध भारतीय राजाओं के बीच में हुआ। मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली का नवाब था। इन तीनों ने मिलके किससे युद्ध किया? अंग्रेजों से युद्ध किया, और इस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और इस युद्ध से ये निश्चित हो गया था, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। और इस युद्ध से ये निश्चित हो गया था कि अब भारत पर ऐसी कोई भी शक्ति या फिर ऐसा कोई भी शासक नहीं है जो अंग्रेजों को हरा सके। और इसी कारण से अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र अधिकार हो गया था। देखिए, इसके बाद अंग्रेजों के साथ एक संधि की गई जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि कहा गया। यह 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। यह किसके बीच में हुई थी? तो यह दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। और इस संधि के तहत इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। देखिए, इस संधि का इलाहाबाद में होने के कारण ही इसे इलाहाबाद की संधि कहा गया। और इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यह पहला ऐसा मुगल शासक था जो अंग्रेजों का गुलाम बना था। इस संधि के तहत ही शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और यह पहला ऐसा शासक बन गया था, और यह पहला ऐसा बादशाह बना था, पहला ऐसा शासक बना था इसने अंग्रेजों का गुलाम बना था। देखिए आप, इसके बाद यह संधि रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल नवाब नजमुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। नजमुद्दौला जो कि बंगाल का अगला नवाब बना था मीर कासिम के बाद, है ना। तो यह संधि किस किस के बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला के मध्य ये संधि हुई थी। इस संधि की निम्न शर्तें रखी गई थी। पहली संधि रखी गई थी कि कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बाद दूसरी संधि रखी गई थी, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिए थे। दूसरी संधि क्या थी? कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले वापस ले लिए थे। इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। और तीसरी संधि रखी गई थी कि कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। तीसरी शर्त क्या थी कि जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसको अंग्रेजों ने कंपनी की तरफ से 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना शुरू कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। इसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। और यह संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 में। और यह संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य यह संधि हुई थी। अब इस संधि में भी कुछ शर्तें रखी गई थी, तो आइए उनको भी हम जानते हैं। फर्स्ट शर्त थी कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र, इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र किसको दे दिया गया था? सिराजुद्दौला को। देखिए, जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र था वह किसको दे दिया गया था? शाह आलम द्वितीय को।
है ना। तो फर्स्ट संधि रखी गई थी कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़ के अवध का शेष क्षेत्र किसको दे दिया गया, शुजाउद्दौला को। और दूसरी संधि रखी गई कि कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। दूसरी संधि क्या थी कि कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। और तीसरी संधि रखी गई कि कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो। तीसरी संधि क्या थी कि कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो। लास्ट संधि थी कि शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत शाह से पहले की तरह ही लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो। और राजा बलवंत ने ही अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ये संधियां रखी गई थी, और इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि रखी गई थी। उनमें कुछ शर्तें भी रखी गई जो हमने आपके साथ डिस्कस की। तो आज की वीडियो में हमने ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पर अधिकार, किस प्रकार उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया, उस रिलेटेड हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।